नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र शर्मा। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं जो इस क्षेत्र में नहीं पूरे राज्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिनको अनेक अवार्डों से सम्मानित भी किया जा चुका है और नाम है नितेंद्र जी मानव। तो नितेंद्र जी मानव साहब, सर्वप्रथम तो आपका हमारा समाचार में स्वागत है और आज चंद सवालों के माध्यम से आज रूबरू होंगे हम आपसे और क्षेत्र की जनता जो सुनना चाहती है, आपको देखना चाहती है, निश्चित तौर से आज वो देखकर सुनकर बड़ी ही आह्लादित होगी, प्रसन्न होगी। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि चूँकि आपने क्षेत्र में घुमंतू जाति जो है, जैसे गाड़िया लोहार है, बंजारा है, अनेक जातियाँ हैं, उनके लिए आपने संघर्ष किया और उनको निवास करने के लिए, रहने के लिए आपने ज़मीनें उपलब्ध करवाई। तो इसमें आपको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप मेरा साक्षात्कार करने के लिए मेरे पास पधारे। आपका स्वागत है, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैं बात घुमंतू समाज की हम बात करेंगे तो विशेष रूप से मैं कहूँगा कि जो समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो, उन लोगों की लड़ाई लड़ने में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे जो देश का जो घुमंतू समाज है वो अपने विधिक अधिकारों को जानता नहीं है। उसको ये भी नहीं पता, अगर उस हम ये कह दें कि आपको कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आपको कोई आबादी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो वो नहीं बना पाता है। उसको यहाँ तक ये नहीं पता कि कौन से कार्यालय से कहाँ और किस तरीके से इस तरीके के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष आया। इनको कभी साथ ले जाते थे तो जैसे कहता था, मैं बहुत दिन पहले की बात है, सब तो बड़े अनुभव हो गया तो अब ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, वो भी थोड़े से जागरूक हो गए। एक स्थिति ये हुआ करती थी कि हम कभी डीएम से या चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाया करते थे, तो ये मेरे साथ हुआ करते थे घुमंतू समाज के लोग, और मैं जैसे ही कलेक्टर साहब के चैम्बर में या डिवीजनल कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में हम जैसे जा रहे हैं तो ये बोल देते थे कि हम तो चैम्बर के अंदर नहीं घुसेंगे, और बड़े डर जाते थे। तो निश्चित रूप से ये जागरूक नहीं है, तो उसका खामियाजा समाज को यानी पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात बताई आपने नितेंद्र जी। नितेंद्र जी, देखने में आया है कि जिस तरह से आपके जो संपर्क हैं राजनीति में, मान लो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मान लो, आपके बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो हैं, आरएएस अधिकारी हैं, इसके साथ ही चाहे वो भाजपा के मंत्री हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के मंत्री हो, उन सबसे ही आपका अच्छा लगाव है और उनसे आपकी मुलाकात है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि पहले आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, अभी कैमरामैन मेरे साथ सीताराम आ रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको ऊपर कि इतने अवार्ड मिल चुके हैं इनको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, जिनको शायद मेरे हिसाब से इनको स्वयं को ही नहीं मालूम होगा कि मुझे कितने अवार्ड मिल चुके हैं। निश्चित तौर से आपका जो कार्य है, जो समाज हित में है, देश हित में है, और निश्चित तौर से आप इसी तरह से आप कार्य करते रहेंगे, ऐसी सभी को अभिलाषा और अपेक्षा है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, चूँकि आप बहुत पहले आरएसएस भी आपने ज्वाइन की थी और खाकी नेकर पहनकर आपने संघ की शाखाओं में भी भाग लिया, साथ में आप भाजपा में भी आप निरंतर जुड़े रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपका रुख जो था कांग्रेस की ओर हो गया, जबकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की आपकी एक पहचान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन फिर भी कि जब सत्ता में जो पार्टी होती है उनके इर्द गिर्द सामाजिक कार्यकर्ताओं का जाना उनकी मजबूरी कह दीजिए, ज़रूर ये सरकारी सिस्टम है, पार्टी बाद में, पहले हम सरकार उसमें देखते हैं। रही बात मेरी व्यक्तिगत जीवन की, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है जो आरएसएस के विद्या मंदिर से हुई है, तो निश्चित रूप से मैं आरएसएस के नज़दीक था और मेरे बहुत से सारे साथी जो हैं आज भी आरएसएस में बड़े अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। और आरएसएस क्या, जब विद्यालय आरएसएस के विद्यालय में मेरा अध्यापन हुआ, मैं मैंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की, प्रारंभिक शिक्षा, तो आरएसएस के नज़दीक होना स्वाभाविक है। और मैं बौद्धिक जो इनके जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें भी जाता था। आपसे बिल्कुल सही बोल रहे हो कि खाकी पहनकर, मैं नेकर पहनकर संघ की शाखाओं में जाता था, पथ संचलन में जाता था और संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों से मेरे बड़े अच्छे रसूख थे। और उसके बाद जब आरएसएस के नज़दीक हैं और आपका मोटो कुछ सामाजिक विसंगतियों को लेकर या पर्यावरण संतुलन को लेकर आपको कुछ करना है, तो आप सरकार के नज़दीक भी जाएंगे। तो जिस दौर में मैंने आज से 20 साल पहले जब मैंने बीड़ा उठाया, तो राज्य में सरकार
बीजेपी की थी और मैं आरएसएस के नज़दीक था उन दिनों। तो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में आना स्वाभाविक था। मैं उनके संपर्क में आया, उन्होंने मुझे जिम्मेदारियां भी दी। जो जिम्मेदारियां उन्होंने दी मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास किया। तो ये तो रही मेरी राजनीतिक पार्टियों से मेरा संबंध, मेरा संवाद जो भी। रही बात उनसे हटने का, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जैसे कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे अंदर एक राजनेता की सोच कतई नहीं है। मैं जब पार्टी में भी था, जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, तो मैं विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने दिया करता था। तो बड़े बड़े पदाधिकारी ये कहते भी थे कि यार आप पार्टी के नेता हो, प्रतिनिधि हो, जिलाध्यक्ष हो, ये हो वो हो, तो आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हो ठीक नहीं लगता। तो मुझे लगा कि नहीं, जहाँ हमारे विधिक अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात होगा और जहाँ जन मुद्दों को दबाया जाएगा, चाहे सरकारी चाहे किसी की भी हो, हम मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे और मजबूती के साथ उठाएंगे। तो ये वहाँ से ये कारवां चला। या फिर ये मान लीजिए कि मेरे स्वभाव में थोड़ा विद्रोह भी है। मुझे लगता है कि काम नहीं हो रहा, तो फिर मैं अपने आप को संवैधानिक दायरे में ले जाकर भरस कर प्रयत्न करता हूँ कि मजबूती के साथ संघर्ष किया जाए और जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जाए। तो वो एक अलग बात है कि लक्ष्य कितना आंशिक रूप से हासिल हुआ या नहीं हुआ या ज़्यादा हुआ, वो एक अलग बात है। बात मुख्य जो है वो ये है कि हमें प्रयास करने चाहिए, तो हम प्रयास करते रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो अब जैसे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के नेताओं के साथ रहना स्वाभाविक है। हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टियों के साथ रहते हुए मैंने ये महसूस किया है कि आप किसी पार्टी के रंग में अपने आप को रंग कर आप सामाजिक कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते। आपको समाज का एक हिस्सा बनकर उस जगह पे जाकर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपकी प्राथमिकता समस्याओं का समाधान है, तो अगर आपकी प्राथमिकता सरकार है या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं, तो फिर आप मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप एक सीमा तक मुद्दों की लड़ाई लड़ोगे और जैसे आपको पॉलिटिकल नफा नुकसान होगा, आपको लगेगा कि फ़ायदा है, तब तक आगे बढ़ते रहोगे। और जैसे लगेगा कि आपको हाँ अब नुकसान होने की संभावना पैदा होगी, तो फिर आप पीछे हट जाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी राजनीति के रंग में या किसी पार्टी के रंग में रंग कर या किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रख कर आप असल मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, सामाजिक बदलाव की मुहिम को जारी नहीं रख सकते। तो ये पार्टियों का जो टेस्ट रहा ये ऐसा ही रहा कि जब सरकार बीजेपी की थी तो बीजेपी को बोल दिया भाई हमारे काम कर दो, उनके नज़दीक चले गए। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के नेताओं के नज़दीक चले गए, भाई हमारे काम कर दो। असल लक्ष्य हमारा काम रहा, हमारे सामाजिक मुद्दे रहे। बहुत अच्छी बात बताई नितेंद्र जी आपने। सही बात है कि सत्ता के साथ तालमेल बिठाकर ही हम समाज हित के कार्य कर सकते हैं। अभी एक अन्य प्रश्न है मेरा आपसे कि आपने क्षेत्र में जो जल दोहन हो रहा था, बजरी खनन हो रहा था, ओवरलोड जो परिवहन हो रहा था, उसके लिए भी आपने काफ़ी धरना प्रदर्शन किए। साथ ही में जो अपना ये NH8 अब 48 हो गया, तो उसके लिए भी आपने ये अंडरपास वगैरह के लिए काफ़ी संघर्ष किया, धरना भी दिया और बहुत नेता भी या मंत्री भी यहाँ आपके धरने में शामिल हुए थे। और उसी समय एक समझौता भी हुआ था और समझौते के तहत पूर्व विधायक विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के फूलचंद जी बिंडा और साथ में हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब भी, उन्होंने वहाँ दिल्ली में माइक पर एक बात बताई थी कि भाई पावटा में ये अंडरपास तो तय है, जैसे नवोदय रोड का था, CSC कट पर था और अपने यहाँ मुख्य बस स्टैंड पे था। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है? लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ता है, राजनीतिक दृश्य भी बदलता है। ये जो हाईवे था भारत के लिए अब से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं कहूँगा कि ये हाईवे अब भारत सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। जब से दिल्ली टू बड़ौदा हाईवे बना है तब से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस हाईवे का, ये निर्माणाधीन है, दिल्ली से बड़ौदा हाईवे निर्माणाधीन अभी। तो जब सरकार ने इस परियोजना का, दिल्ली से बड़ौदा हाईवे के परियोजना का शुभारंभ किया, तो सरकार ने एक स्पष्ट एक बात बता दी थी भारत की जनता को या हम जैसे लोगों को या देश के नेताओं को कि अब इस रोड का जो इतना महत्व नहीं रहेगा जितना पहले था, और अब मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जो है वो दिल्ली से बड़ौदा हाईवे पर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके चलते हुए जितने भी प्रस्ताव इस पर अंडरपास के, फ्लाईओवर के, ये जो भी PUP के जितने प्रस्ताव थे, फ्लाईओवर के मैं बता रहा हूँ कि बाईपास के, मानेसर, दारोड़ा, कोटपुतली, पावटा, शाहपुरा, मनोहरपुर में बाईपास सैंक्शन थे, बहुत सारे फ्लाईओवर सैंक्शन थे, अंडरपास सैंक्शन थे, लेकिन सरकार ने, और ब्रिज भी थे लोहे वाले। तो अब सरकार ने, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार शिथिल हो गई इस हाईवे को लेकर, क्योंकि अब जैसे मेरे पास अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक
चिट्ठी आई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि साहब इस प्रकार के फ्लाईओवर आपको बनाने थे, इस प्रकार से आपको बाईपास भी बनाने थे, जिसमें पावटा भी एक बाईपास में था, मानेसर, धरोड़ा, कोटपुती, पावटा, शापरा और मनोरपुर, ये छः बाईपास थे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब हम जो हैं वो दिल्ली से बड़ौदा हाईवे पे काम कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए तमाम जो मैक्सिमम जो इसका लोड है, ट्रैफिक है, वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा जब वो निर्माण होकर उसका कार्य पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हमें नहीं लगता है कि यहाँ इस प्रकार के बाईपास वगैरह बनाने की कोई गुंजाइश बनेगी। तो सरकारों की एक तो शिथिलता रही, जनप्रतिनिधियों की इसमें शिथिलता रही। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पावटा इस फ्लाईओवर के लिए तो कम से कम डिजर्व नहीं करता। बहुत बड़ा फ्लाईओवर होना चाहिए था। जब इतना बड़ा, अब जैसे संभावना विकास की थी, सब डिवीज़न हो गया, पहले तहसील बना, अब सब डिवीज़न हो गया, तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा था लोगों को, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये कह दीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम लोग हाई कोर्ट नहीं जाते तो ये जो छोटा सा फ्लाईओवर बना है ये भी नहीं बनता, ये भी व्हीकल अंडरपास सैंक्शन था। हाई कोर्ट ने इनको फ्लाईओवर बनाने के लिए कहा। तो कुल मिला के बात ये है कि जनता में जागरूकता का अभाव और जनता की, जनप्रतिनिधियों की जागरूकता का जो स्तर है ना, वो वहाँ की क्षेत्रीय जनता की जागरूकता के स्तर पर तय करता है। जिस क्षेत्र की जनता जितनी जागरूक होगी, वहाँ का जनप्रतिनिधि उतना ही जागरूक होगा। तो नेताओं की भी कमी है और जनता की भी कमी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने नितिन जी। एक मेरा अन्य सवाल है, अभी जैसे किसान बिलों को लेकर आक्रोश जता रहे हैं, तो किसान कृषि बिलों को लेकर और मोदी सरकार को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि आज़ाद भारत में इन तीनों बिलों से बुरा, गलत और अमानवीय और असंवैधानिक कुछ हो नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा, बड़े 70 के दशक की आपने फिल्में देखी होंगी, तो फिल्मों में हुआ करता था कि एक माँ अपने बच्चों के लिए एक दाने दाने के लिए मोहताज है, और वो गांव के लाला के पास जाती है कि लाला, मेरे बच्चे बीमार है, मेरा पति बीमार है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप हमें कुछ अनाज दे दीजिए। तो लाला के गोडाउन को दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे होते थे, लेकिन लाला उसको अनाज नहीं देता है, उसके अंदर गोडाउन में ले जाके उसकी अस्मिता पे वार करता है। तो ये प्रॉब्लम थी। ये था कि लाला के किसान ने बड़ी हाड़ तोड़ मेहनत करके अन्न पैदा किया, और आर्थिक विषमताओं के चलते, किसान की आर्थिक विषमताओं के चलते, वो जो अन्न था वो कुछ समय में ही लाला के गोडाउन में शिफ्ट हो गया, और जो अन्न को पैदा करने वाला था वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया। और फिर इस तरीके से लाला लोग जो है उसका स्टॉक करके भुखमरी पैदा करते थे, कालाबाजारी करते थे, लोग परेशान करते थे, लोगों को शोषण करते थे। तो इन सब का जो गोदान में जो अन्न जो बंद था, जो जीवन बंद था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी अति आवश्यक वस्तु अधिनियम आया, और उसने उस गोडाउन के दरवाजे तोड़े, उसका ताला तोड़ा, और वो जो सदियों से जो गोडाउन के अंदर किसान का जो अन्न भरा हुआ था, और जिसके चलते उस गोडाउन में अन्न के भरे रहने से कालाबाजारी, भुखमरी बहुत ज़्यादा फैली रहती थी। तो इसी एक्ट ने उन दरवाज़ों को तोड़ा, उन गोडाउन्स को तोड़ा। सरकार जो है फिर से इसी एक्ट को ख़त्म कर रही है, और उन लालाओं को, यानी बड़े लालाओं को ये कह रही है कि तुम तुम्हारे मन में आया जितना स्टॉक कर लो। अब जब एक हमारे वो लाला, छोटा सा लाला हुआ करता था, और उसके पास अनाज के रखरखाव के लिए बहुत बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, और उसकी मजबूरी थी कि तय समय में उस गेहूं को, अनाज को, बाजरे को उसको निकालना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो लूटबाजारी करता था, वो कालाबाजारी करता था, वो महंगाई को बढ़ावा देता था। आप ज़रा सोचें कि ये जो बड़े लाला हैं, जिन्होंने साइलोज बना लिए, बड़ी अत्यधिक हाईवी टेक्नोलॉजी के वो हैं, गोडाउन हैं, उनमें एक बार अनाज भरने के बाद सालों सालों तक वो अनाज खराब नहीं होगा, और इनकी क्रय शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि ये चाहे तो पलक झपकते पूरे देश का अनाज खरीद सकते हैं। और जब अनाज खरीद लेंगे और अनलिमिटेड स्टॉक कर लेंगे, इनको, इनके दरवाजे को, इनके गोदामों के दरवाज़ों को तोड़ने के लिए कोई कानून नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कालाबाजारी और महंगाई को तो बढ़ावा मिलेगा। तो कानून बहुत ख़राब है। इसका मतलब आपका कहना है कि पूंजीपतियों को इसका बढ़ावा मिलेगा और किसानों के हित में नहीं है। मेरा एक अन्य प्रश्न है, चूँकि क्षेत्र में एक चर्चा है कि आपके विचार सवर्ण विरोधी माने जाते हैं, लोगों की सोच है, तथाकथित लोग ये कहते हैं कि भाई नितेंद्र मानव जी जो हैं सवर्ण विरोधी हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य की कोई जाति नहीं है। ये हमने अपने महज स्वार्थ के लिए हमने व्यक्ति को, समाज को जातियों में बांट रखा है। मैं इसका विरोधी हूँ, और इस जाति व्यवस्था के चलते जो विसंगतियाँ पैदा हुई हैं, जो विघटनकारी शक्तियाँ पैदा हुई हैं, जो सामाजिक जिनके संवैधानिक अधिकारों पर
हमने पहरा बिठा रखा है। हम ये कहते हैं कि 21 सदी के दौर में हम जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कोटपुतली में बैठे हैं। कोटपुतली जैसे बड़े सब डिवीजन बैठे हैं जो जिला बनने की दौड़ में है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के तो हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ वो कोटपुतली जो जिला बनने की दौड़ में है, जो प्रदेश की राजधानी से मात्र 87 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और दिल्ली की राजधानी से करीब 150 किलोमीटर, देश की राजधानी से मात्र 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ भी 2002 तक लगभग 20 गांव ऐसे थे जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था, उनके साथ मारपीट कर दी जाती थी। अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तो उनके साथ मारपीट कर दी जाती थी। होली दशहरे पर घर पे घुस कर उनकी बहन बेटियों के साथ बदमाशियाँ की जाती थी। और तो 2000 के बाद ये कारवा शुरू होता है। खेलना में स्टार्ट होता है, भोनास में 2006 में बैठता है, नारेड़ा में बैठता है, बनेटी में बैठता है, 2015 में हसनपुरा में बैठता है, 2015 में पाथरडी में बैठता है, पहली बार घोड़ी पे बैठता है, और 2021 में जब सूरजपुरा में बैठता है। तो निश्चित रूप से सामाजिक विसंगतियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे सिर पर तांडव नृत्य कर रही हैं। और जब आप इनको तोड़ने की बात करते हो या इस सामाजिक विसंगतियों को ख़त्म करने का प्रयास करते हो, तो निश्चित रूप से कुछ लोग जिनको जो जाति व्यवस्था में अपना भला समझते हैं उनके निशाने पर मैं आता हूँ। लेकिन मैं कह दूँ कि अगर जाति की बात करते, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं जाति व्यवस्था कतई नहीं मानता। मनुष्य की जाति सिर्फ वो मनुष्य है, वो इंसान है, धर्म उसका, उसकी इंसानियत उसका धर्म है। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि अगर संविधान ने जातियाँ नहीं बनाई, संविधान ने वर्ग बनाए हैं। संविधान ने शेड्यूल कास्ट बनाया है, संविधान ने शेड्यूल ट्राइब बनाया है, संविधान ने अदर बैकवर्ड क्लास बनाया है, संविधान ने जनरल कैटेगरी बनाई है जिसमें हम सब लोग हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम सब लोग एक हैं, इस राष्ट्र के हम सब लोग नागरिक हैं, और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो भी विसंगतियाँ, जो भी कुप्रथाएँ अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और बात मेरी पर्सनली कि मैं स्वर्ण विरोधी, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे पास आज तक कोई भी व्यक्ति आया है, अगर वो ज़रूरतमंद है, उसको मेरी जो भी जैसा उसने मुझे माना और उसने अगर मुझसे कहा कि आप मेरी ये हेल्प कीजिए, तो मैंने कभी उसके अंदर जाति नहीं देखी। मैंने उसकी पीड़ा को देखा है, मैंने उसके मानवीय पहलू को देखा है, मैंने जाति कभी नहीं देखी। और फिर भी अगर जाति की बात आती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक अगर सबसे ज़्यादा मित्र कोई रहे हैं तो मेरे ब्राह्मण कैटेगरी के लोग मेरे मित्र रहे हैं। एक दिलीप सिंह शेखावत हुआ करते हैं, आज वो एडवोकेट हैं। हम उनके साथ एक टिफ़िन में रोटी खाया करते थे। उन्होंने कभी जातिगत भेदभाव मुझसे नहीं किया। वो आज भी हम जैसे हम वैसे हमारे रिलेशन हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जाति नहीं ढूंढता। हाँ, जो सामाजिक विसंगतियाँ हैं मैं उन पर बड़ी मजबूती के साथ कानूनी दायरे में रहकर उन पर प्रहार करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हम कर सकें, और उसमें हमारी जो भूमिका हो सकती है हम उस भूमिका को अदा करते करते वक्त अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं जातिवादी हूँ, तो मैं कहता हूँ वो मेरे साथ अन्याय कर रहा है। वो मुझे पूरा देखे, मुझे मेरे कामों को देखे। मैंने अवैध खनन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई है तो कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने ओलो ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो मैंने कभी नहीं देखा कि मैं किसी जाति के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने सैंड माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मैंने हाईवे को, जयपुर से लेकर दिल्ली तक के हाईवे की मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है। मैंने घुमंतु समाज की लड़ाई लड़ी। कोई मुझे कहता है कि मैं शेड्यूल कास्ट की लड़ाई करता हूँ, तो शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़ता हूँ, तो मेरे घुमंतु समाज के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, उसको देखे। मैंने जो एनवायरनमेंट के लिए काम किया है मैं उसको देखे, और मैंने जो मुद्दे जो आम जन से जुड़े हुए हैं उनमें जो मैंने पसीना बहाया है उसको देखे, उसके बाद वो आंकलन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मुझे कतई जातिवादी नहीं कहेंगे। बिल्कुल, आपने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और आपके विचारों से दर्शकों को अवगत कराया। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नितेंद्र जी कि आपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे सभी समाजों का भला होता है। जैसे आपका बजरी खनन था, ओवरलोड परिवहन था, जल दोहन था, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य थे। तो ऐसे कार्य करते करते कई बार आपको जान से मारने की धमकी भी आपको मिली होंगी फ़ोनों पर, और एक बार बीच में मैंने देखा था कि आपको गनमैन भी उपलब्ध कराया गया था। तो जब जान की धमकी आपको मिलती है, जान से मारने की, तो उस परिस्थिति में आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि विसंगतियाँ हैं और उन विसंगतियों का भी वजूद है, और वजूद उनका भी जो जुड़ाव है बड़े मजबूत लोगों से है।
बात हम अवैध खनन की बात करें, ये ओवरलोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इससे एक बहुत बड़ी ताकतवर लॉबी इससे जुड़ी हुई है। आप जब इनको चैलेंज करोगे, आप इनका हज़ारों करोड़ का नुकसान करवाओगे। जैसा आपको पता होगा कि मेरी एक जनहित याचिका पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करीब 1000 केसेस तोड़वाए थे और हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अकेले कोटपूतली में जो मैड़ा कल्याणपुरा गांव है, वहाँ 450 करोड़ रुपए की पेनल्टी हुई थी। बहुत सारे लोगों की ज़मीन खुर्द-बुर्द हुई थी। हज़ारों लोगों के खाते सीज कर दिए गए थे, ज़मीनें जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो निश्चित रूप से जब इस लेवल पे आप बेखौफ होकर लड़ाई लड़ोगे, तो जिन लोगों के हित बाधित हो रहे हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। वो रस्ते भी हैं, वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल प्रोसेस है कि वो जब आप किसी का चाहे वो आप सही रास्ते पे हों, लेकिन उनको तो ऐसा लगता है कि भाई वो उनका हित किया जा रहा है। तो बहुत सारी बार प्रयास हुआ। एक बार तो हमारे माननीय जो प्रेस के सदस्य हैं, उनके सामने मेरे मुझ पर अटैक हुआ था और टेलीफोन पर तो रोज़ फ़ोन आते थे। आजकल थोड़ा कम हो गया कि उनको हो गया कि भाई इसको टेलीफोन पे थ्रेट देने से या जान से मारने की धमकी देने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी आती जाती रहती है, लेकिन मैं इनको इन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी है। मैंने कभी सरकार से नहीं मांगा कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ। सरकार ने कहा कि हमें लगता है कि आपको कोई मार देगा। मैंने कहा मार देगा तो आपको अगर आप मेरी जान को लेकर गंभीर हो तो सिक्योरिटी उपलब्ध करवा दे, तो मैं ऐसे डिनाई भी नहीं करूँगा। तो वो सिक्योरिटी उपलब्ध अभी भी है, पिछले 7-8 साल से लगातार है। तो वो अगर सिक्योरिटी नहीं भी होती तो मैं इसी तरीके से काम कर रहा होता। ये तो सिक्योरिटी तो आज है, एक बड़ा लंबा संघर्ष तो हमने बिना सिक्योरिटी के किया है। तो सिक्योरिटी सरकार ने दे रखी है, इसलिए सरकार का शुक्रिया। और मैं तो ये कहूँगा कि आदमी को इस जीवन में हम आए हैं तो हमें मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म और मज़हब का हो। नितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी जैसे एक ब्रांडेड कंपनी थी हमारी, फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मानित किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक आपको किन किन सम्मानों से नवाजा जा चुका है? देखो, एग्जैक्ट संख्या का काउंट करके तो बताना बड़ा मुझे लगता है थोड़ा मैं चूक हो जाएगी मेरे से। लेकिन मुझे 3-4 अवार्ड नेशनल लेवल पे मिल चुके हैं, स्टेट लेवल पे मिल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मिल चुके हैं। और अभी मुझे तरुण भारत संघ के द्वारा, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी संस्थान है, बहुत बड़ा नाम है उनका पूरे वर्ल्ड में, उनको स्टॉकहोम अवार्ड मिल चुका है। बड़े बड़े आदमी हैं, उनके द्वारा मुझे पर्यावरण संरक्षण को लेकर अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो मैं कहूँगा कि ये छोटी बातें हैं, ये अवार्ड मिलना ना मिलना। मैं कहता हूँ कि अवार्डों का जो अवार्ड प्रेम है वो आपके काम में डालता है, खलल डालता है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि इन अवार्डों के मुँह से दूर रहना चाहिए और आप लगातार अनवरत समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करते रहिए। सबसे बड़ा अवार्ड आपको आपकी आत्मा देगी और आपके चाहने वाले देंगे। जब आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपकी इस कार्यशैली से प्रसन्न हैं, तो सबसे बड़ा अवार्ड वो है। और आपकी आत्मा आपको कहे कि आप बिल्कुल सही हो, सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड जो हैं, ये बड़ी छोटी चीज़ है, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके बहुत ही उज्जवल और उच्च विचार हैं और निश्चित तौर से एक सामाजिक कार्यकर्ता के यही विचार होते हैं। अभी युवाओं को इस मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, असल में अगर इस राष्ट्र का कर्णधार कोई, किसी भी राष्ट्र का कर्णधार कोई है और समाज में असल बदलाव लाने की कोई क्षमता रखता है तो हमारा युवा है। हमारा युवा जो है वो थोड़ा भ्रमित है। वो जितनी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति महसूस करता है, उतनी जिम्मेदारी वो सामाजिक मुद्दों को लेकर महसूस नहीं करता। वो पर्यावरण को लेकर महसूस नहीं करता। वो महसूस करता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आईपीएस बन जाऊं, मेरे परिवार को अच्छे तरीके से रखूं और इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं, परिवार को अच्छे तरीके से एक अच्छी लाइफ जीऊं। ये अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इससे भी बड़े भी आप पीएम सीएम भी का ख्वाब भी देखना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा ख्वाब देखने के दौरान और इनको साकार करने के लिए संघर्ष किए जाने के दौरान आप सामाजिक मुद्दों और पर्यावरण के मुद्दों से आपको जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो आधार है वो उस राष्ट्र का सामाजिक संतुलन और पर्यावरण संतुलन ही तय करता है। अगर कहीं पर्यावरण असंतुलन है तो वो एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर सकते। अगर कहीं सामाजिक असंतुलन है तो वो भी गृह युद्ध की तरफ ले जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सामाजिक और पर्यावरण संतुलन की तरफ भी ध्यान रखें। इनसे भी अपनी जिम्मेदारी जो है, जुड़ी हुई जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारियों को भी निभाएं और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। नितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
आज अपना पक्ष रखा, विचार रखा और निश्चित तौर से एक सामाजिक कार्यकर्ता की इसी तरह के उच्च विचार होते हैं। अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने हमारा समाचार खास मुलाकात कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया और दर्शकों आप निरंतर बने रहें हमारा समाचार के साथ। हम कल पुनः एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए आप विदा दें। नमस्कार, मैं हूं कैमरामैन के साथ राजेंद्र शर्मा।